वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या कवर करेंगे? टू प्रिपेयर एन स्टैंडर्डाइज्ड NaH सॉल्यूशन। तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। तो आप वीडियो 10th का पार्ट ए और पार्ट 2 भी देखेंगे तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा वैसे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको एक सैंपल दिया है ना, सपोज करो ड्रग को हटा दो, एक HCl का सैंपल दिया जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता नहीं है। ठीक है, HCl की कंसंट्रेशन मुझे पता नहीं है और मैंने आपको बोला इसमें HCl की कंसंट्रेशन मुझे मालूम करनी है। ठीक है, यानी वाटर प्लस HCl की जो ये सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलार है, 2 मोलार है, 1 नॉर्मल है, 2 नॉर्मल है, ये सब पता करनी है मुझे, है ना। सपोज करो मुझे नॉर्मेलिटी में पता करनी है। कंसंट्रेटेड को मेजर करने की एक यूनिट क्या है? नॉर्मेलिटी। मुझे ये पता करना है कि ये कितना नॉर्मल सॉल्यूशन बना हुआ है। तो हम कैसे पता करेंगे? मैं आपको एक दूसरा बीकर दूंगी जिसमें NaOH सॉल्यूशन भरा होगा और जिसकी नॉर्मेलिटी मुझे पता होगा, यानी जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता होगा। 0.1 नॉर्मल है सपोज करो, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है और इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता होती है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जिसकी कंसंट्रेशन मुझे मालूम करनी है उसको बोला जाता है सैंपल या एनालाइट। तो ये जो अननोन है, यानी जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता करनी है, उसको किसके थ्रू पता किया जाता है? ये जो पता है जिसकी कंसंट्रेशन, जैसे NaOH की कंसंट्रेशन मुझे पता है तो इसके साथ कंपेयर किया जाता है, पहले टाइट्रेशन किया जाता है। ठीक है, टाइट्रेशन करके इसको और इसको कंपेयर करके कुछ फॉर्मूले लगाए जाते हैं और इसके बेस पर, यानी इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बेस पर जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, इस अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन पता की जाती है। तो क्या किया जाता है बेसिकली? ये जो अननोन सैंपल है इसको हम ब्यूरेट में भर देते हैं और NaOH को अपने फ्लास्क में भर देते हैं। एक इंडिकेटर डाल देते हैं जो इंडिकेट करेगा कि टाइट्रेशन मुझे कब खत्म करनी है। टाइट्रेशन तो आप समझते हैं ना, धीरे धीरे मैं ये जो अपनी ब्यूरेट है वहां से HCl से NaOH में डालती जाऊंगी, HCl NaOH में डालती जाऊंगी, डालती जाऊंगी, डालती जाऊंगी। ठीक है, तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी। देखिए, जब NaOH HCl से रिएक्ट करेगा, NaOH जो है अपना किससे रिएक्ट करेगा? HCl से, है ना। HCl से रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? ये देखिएगा, तो इससे बनता है NaCl प्लस H2, यानी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। राइट, ये मेरा बन गया। यानी कि जैसे जैसे मैं इसमें HCl डालती चली जाऊंगी, HCl रिएक्ट करता जाएगा NaOH से और NaCl और H2O बनता चला जाएगा, है ना। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब NaOH तो मैंने कम लिया है इसमें, ठीक है, और ब्यूरेट में HCl है अपना ज्यादा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब NaOH मेरा खत्म हो जाएगा। राइट, अब NaOH मेरा खत्म हो जाएगा तो जब मैं और HCl डालूंगी तो NaOH तो है ही नहीं, तो अपना HCl जाके किससे रिएक्ट कर जाएगा? इस इंडिकेटर से रिएक्ट कर जाएगा और इंडिकेटर का कुछ कलर होता है जो कलर चेंज देगा। यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा? कलर चेंज देगा। यानी कि जब NaOH पूरा खत्म हो जाएगा तब यहाँ पे कलर चेंज देगा, क्योंकि HCl का एक ड्रॉप भी और डालूंगी मैं तो वो किससे रिएक्ट करेगा? इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा और एक कलर देगा और बताएगा भाई NaOH आपका खत्म हो गया, आपकी फाइनल रिएक्शन एंड पॉइंट आ चुका है। तो कलर चेंज ही हमको यहाँ एंड पॉइंट बताता है। राइट, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कलर चेंज हमको एंड पॉइंट बताता है। तो बेसिकली मुझे यहाँ क्या समझना है? स्टैंडर्डाइजेशन समझना है। स्टैंडर्डाइजेशन समझने के लिए मुझे थोड़ी सी टाइट्रेशन तो आनी चाहिए, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हल्की सी कि टाइट्रेशन क्या होती है, बट आप शुरू से यदि चैप्टर कवर करेंगे तो आपको वैसे ही ये क्लियर हो जाएगी। राइट, तो अब देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने कितने एन का बनाना है? 0.1 एन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिन कंपाउंड्स का बना हुआ होता है उनको बोला जाता है स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड्स होते हैं, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड को जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है बहुत ज्यादा प्योर होते हैं और अच्छे होते हैं यदि हम इनका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं तो, लेकिन ये कम अवेलेबल है, इसीलिए हम जनरली टाइट्रेशन में सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो NaOH जो है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ठीक है।
प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है बहुत प्योर होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कम प्योर होता है, यानी इसकी प्योरिटी कम है ना। सेकेंडरी स्टैंडर्ड की प्योरिटी तो कम है, लेकिन ज्यादा अवेलेबल होने के कारण कौन सा ज्यादातर यूज किया जाता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, राइट। तो आप देखिएगा NaOH एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो इम्प्योर है, एकदम प्योर नहीं है। तो हो सकता है जो मैंने ये 0.1n सॉल्यूशन बनाया है वो 0.1n बना ही ना हो, ठीक है, क्योंकि प्योर प्योर कम है इम्प्योरिटीज के कारण। तो हमारा कुछ टाइट्रेशन करके, कुछ कैलकुलेशंस करके ये देखना कि ये 0.1n बना है कि नहीं बना है, ही इसी को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन। यानी ये कितना प्योर है, जितना प्योर होगा उतना नॉर्मेलिटी बिल्कुल सही बनेगी जितनी मैं बनाऊंगी। बट यदि कम बन रही है, मान लीजिए 0.1n की जगह 0.09 बन रही है, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज है, और सॉल्यूशन तो बनाया मैंने 0.1n था, बट इम्प्योरिटी के कारण ये 0.09 बना है। अब मैं 0.1n नहीं रखूंगी, जब इसकी कैलकुलेशन करूंगी तो क्या रखूंगी, 0.09, यानी किसकी कैलकुलेशन, मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये जो सैंपल होता है इसकी अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड की जाती है कुछ कैलकुलेशंस करके, इस NaOH से कंपेयर करके। लेकिन ये NaOH जो मैंने 0.1n बनाया है, इसको मुझे चेक करना है कि 0.1n बना है कि नहीं बना है। इस चेक करने को ही बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब कैसे चेक किया जाता है, तो अब देखिएगा, ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, NaOH क्या है, हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। ये मुझे चेक करना है कि ये 0.1n बना है कि नहीं बना है। फिर हम टाइट्रेशन करते हैं और कंपेयर करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। टाइट्रेशन किसके साथ करते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ। प्राइमरी स्टैंडर्ड का चलो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, KPH, KHP, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, यही अपन यूज करेंगे आगे जाके, इसलिए मैंने आपको बता दिया पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। तो सपोज करो मुझे चेक करना है कि NaOH की कंसंट्रेशन 0.1n बनी है कि नहीं बनी, तो मैं किसके साथ टाइट्रेशन करूंगी, इस प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ मैं टाइट्रेशन करूंगी और चेक करूंगी कुछ कैलकुलेशंस करके कि ये 0.1n है कि नहीं। यदि 0.1n है तो वेल एंड गुड, इसका मतलब कि मैंने एकदम सही सॉल्यूशन बनाया और ये प्योर है। बट यदि 0.1n की जगह 0.09 बनती है, तो इसका मतलब हल्की सी इम्प्योरिटीज है। और जब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगी तो 0.1n नहीं लिखूंगी, कैलकुलेशन में 0.09 लिखूंगी। क्या कैलकुलेशन करते हैं वो अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है स्टैंडर्डाइजेशन। और स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेशन क्या करते हैं मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी कर दिया है। मुझे पढ़ना है कि 0.1n कैसे मैं पता करूं कि ये 0.1n है कि नहीं। तो कैसे पता करना है, देखिए, अब ये मेरे पास NaOH सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है, ठीक है। अननोन है मतलब क्या, मुझे पता है वैसे मैंने 0.1n बनाया है, बट मुझे चेक करना है कि ये 0.1n है कि नहीं है, तो मेरे लिए अननोन हो गया, राइट। तो मैं एक प्राइमरी स्टैंडर्ड ले लूं, मैंने आपको बताया बहुत प्योर है वो, ठीक है। एक प्राइमरी स्टैंडर्ड लूंगी, ठीक है, और जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता होगी। मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है कितनी है, 0.1n मैंने बनाई है इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है जिसका नाम है प्राइमरी स्टैंडर्ड, जो यानी बहुत प्योर कंपाउंड है, जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यदि मैं बनाऊंगी तो बहुत प्योर बनेगा। और 0.1n बनाना है तो 0.1n ही बनेगा। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे लिए NaOH एक तरीके से अननोन हो गया। हालांकि मुझे पता है 0.1n है, लेकिन मेरे लिए ये अननोन है, मुझे तो पता करना है कि 0.1n है कि नहीं। तो सेम जो अपन ने यहाँ किया अभी, वो अपन यहाँ करेंगे। इस अननोन यानी उस अननोन NaOH की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे टाइट्रेशन करके इस पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ। तो हम क्या करेंगे, अपने जो NaOH है वो ब्यूरेट में भर देंगे, KHP है जो अपना पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है वो अपना फ्लास्क में भर देंगे, राइट। तो फ्लास्क में भर देंगे पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट और ये ब्यूरेट में भर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इंडिकेटर डाल देंगे, किसमें, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट में। अब पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट में मैंने इंडिकेटर डाल दिया, तो यानी अपने को तीन चीज यहाँ पे मिली, एक तो NaOH,
एक पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, एक इंडिकेटर, ये तीनों का नाम आप याद रखिए। अब टाइट्रेशन अपन कैसे करेंगे ये अपन देखते हैं आगे। अपन बिल्कुल तरीके से टाइट्रेशन करेंगे। पहले अपन सॉल्यूशन बनाएंगे NaOH का, ठीक है। उसके बाद अपन सॉल्यूशन बनाएंगे KHP का। उसके बाद अपन मालूम करेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। इन तीनों की प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसकी टाइट्रेशन कैसे मैं करूंगी, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जब मैं टाइट्रेशन करूंगी, है ना, टाइट्रेशन कैसे करूंगी, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट भरा हुआ है और इसमें मेरे पास क्या है, NaOH। अब NaOH के धीरे धीरे ड्रॉप 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 डालूंगी तो NaOH किससे रिएक्ट कर जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट से। क्या रिएक्शन होगी अपन देखते हैं। तो देखिएगा जरा, ये पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जब जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो चूंकि ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट एक एसिड है। कैसे एसिड है, देखो ये एक H+ दे सकता है। ये क्या है, COOH, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये एक एसिड है जो H+ देगा। तो जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हमेशा बोला जाता है, आप वैसे भी याद रखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। अब ये रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट मतलब ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल सॉल्ट बना हुआ है और H2O बनेगा। यानी दो चीजें आपको याद रखनी है कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं उसको, और एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो फॉर्म होता है किसका, सॉल्ट का, और यहाँ पे वाटर भी लिख लीजिएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप देखिएगा जरा, मैंने धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में डाला, इस पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट में डाला। रिएक्शन होना स्टार्ट हुई, पोटेशियम सोडियम थैलेट बनता गया, H2O बनता गया बनता गया बनता गया। मैं NaOH क्या करी, डालती गई। एक पॉइंट आएगा जब पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा खत्म हो जाएगा। अब यदि मैं एक ड्रॉप भी और NaOH डालूंगी तो वो किससे रिएक्ट करेगा, इंडिकेटर से रिएक्शन देगा, या इंडिकेटर उसके साथ रह जाएगा, है ना। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, एंड पॉइंट होगा, वही रिएक्शन का एंड पॉइंट होगा। और जितना वॉल्यूम मैंने NaOH का इसमें डाला है वो वॉल्यूम में क्या करूंगी, नोट कर लूंगी। अभी इतना सा समझिए, मैंने NaOH डालती गई और KHP रिएक्ट करता गया करता गया करता गया। अब क्या हुआ, KHP पूरा खत्म हो गया, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट पूरा खत्म हो गया। अब एक ड्रॉप भी और NaOH डालूंगी तो वो इंडिकेटर के कारण एंड पॉइंट या कलर रिएक्शन देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इंडिकेटर से रिएक्ट कर जाएगा एक तरीके से। अभी मैं बताऊंगी इंडिकेटर कैसे रिएक्ट करता है इसमें। तो वो वॉल्यूम जहां पे एंड पॉइंट आता है वो मुझे नोट डाउन करना है, वो हमारी कैलकुलेशन में यूज आएगा। तो आप देखिएगा जरा, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इंडिकेटर के बारे में भी। जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, पहले तो आपको नाम याद रखना है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज होता है। जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है वो एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस होता है। यानी एसिड कौन सा अपना, इसमें एसिड कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया, ये रिएक्शन है, ये H+ देता है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, तो ये क्या है, एसिड है। तो यदि मैं इसको पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट में डाल देती हूँ तो ये कलरलेस रहता है, यानी कोई कलर नहीं देगा। अब यहाँ अपन ने किस में डाला इंडिकेटर, जरा देखिए, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट में डाला था तो ये कलर नहीं देगा, कलरलेस होगा इस कंडीशन में। और यदि हम इसको NaOH में डाल देते हैं, किसमें, NaOH में डाल देते हैं, तो एक ऐसा पिंक कलर, यानी बेस में डालने पर फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है, एसिड में डालने पर ये कलरलेस होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी। तो यदि एसिड में डाला तो कलरलेस और बेस में डाला तो पिंक कलर देगा। तो आप शुरू करते हैं अपन, देखिए सबसे पहले तो मैं 0.1 NaOH बनाती हूँ, ठीक है, 0.1 NaOH बना। तो कैसे बनता है 0.1 नॉर्मल NaOH, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाऊं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमारा ये एक बीकर है, इसमें कितना लीटर तो सॉल्यूशन होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लीटर, है ना, लीटर में तो वॉल्यूम नोटिस करेंगे अपन, ठीक है। और इसमें जो NaOH मैंने डाला है, इसमें मैंने क्या डाला है, NaOH डाला है, उसके ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, यानी उसका तो ग्राम इक्विवेलेंट,
यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, किसका? सॉल्यूट का। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूट, नहीं तो फिर फॉर्मूले का मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे हर जगह पे सॉल्यूट लिखिएगा। सॉल्यूट मतलब अपना क्या हो गया यहाँ पे, सपोज करो मैंने एक बीकर में NaOH डाला है, तो NaOH तो सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया यदि वाटर में डाला है, और NaOH प्लस वाटर क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल NaOH प्लस वाटर का टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर में बनाना है मुझे, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब देखिए नॉर्मेलिटी क्या हो गया मेरे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यदि मुझे वैल्यू ml में दे रखी है, किस में दे रखी है? मुझे ml में दे रखी है यदि वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी, इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से, अब देखिए मुझे इसको मान लीजिए मुझे 200 या 300 ml में दे रखा है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो मुझे उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगी, 1000 से डिवाइड करूंगी, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और 2 हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास, मास किसका? इस NaOH का, यानी इसके NaOH को कितना डालू मैं कि मेरा 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बन जाए, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, किसका इक्विवेलेंट मास होगा, है ना। सब ये अपन सॉल्यूट की बात कर रहे हैं NaOH की, तो आप यहाँ लिखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे जब तक हम सॉल्यूट लिखेंगे नहीं हमको समझ में कैसे आएगा भाई, तो यहाँ पे आप लिखिए सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा क्या है, NaOH, ये हमारा हो गया सॉल्यूट, राइट। तो आप सॉल्यूट का ही गिवन मास और सॉल्यूट का ही इक्विवेलेंट मास, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैसे तो आपको नॉर्मेलिटी में जाके सब कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूंगी कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास होता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो देखिए यदि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, यदि ये वाला फॉर्मूला मैं फर्स्ट वाले में पुट कर दूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में, तो मेरे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंस मास इंटू VmL, ऊपर 1000 से इंटू कर देंगे, और इक्विवेलेंट मास में कैसे निकालूंगी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, चलो मुझे तो क्या बनाना है, 0.1 नॉर्मल NaOH बनाना है। तो जब मैं NaOH बना लूंगी तो आपको ये पूरी इक्वेशन भी क्लियर हो जाएगी। देखिएगा जरा, ये मेरा फॉर्मूला हो गया लास्ट वाला, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू VmL ऊपर इंटू 1000, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, राइट। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का क्या होगा, सोडियम का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 40। वैलेंसी फैक्टर इसमें क्या होगा, ये ना सोडियम हाइड्रोक्साइड जितने OH दे सकता है उसी को इसका वैलेंसी फैक्टर बोला जाएगा। तो ये कितने OH दे सकता है, इसके पास एक है तो एक ही दे पाएगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट 40, वैलेंसी फैक्टर 1, इक्विवेलेंट मास में यदि मैं वैल्यू पुट करूंगी तो 40/1 इक्वल्स टू 40 आ गया। अब देखिए जरा, यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, मुझे कितने नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, 0.1n, तो मैंने नॉर्मेलिटी की जगह 0.1n लिख किया। मास मुझे फाइंड आउट करना है, यानी मैं कितना NaOH डालूं कि 0.1n नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाए, इंटू 1000, यहाँ इंटू 1000 लिख दिया। इक्विवेलेंट मास मेरे पास कितना आया, 40, यहाँ 40 लिख दिया। VmL कितना मुझे बनाना है, टोटल 1000 ml, तो मास मेरे पास कितना आ गया, 4 ग्राम। 1000 मतलब NaOH प्लस सॉल्वेंट मिला के मुझे टोटल सोल्यूशन कितना बनाना है, 1000, यदि ये ml में लिखा है इसलिए तो ऊपर 1000 से इंटू किया है, तो मास मेरे पास आ गया 4 ग्राम। तो 4 ग्राम NaOH को जब 1000 तक, यानी कैसे बनाएंगे अपन, देखिएगा इसको। सबसे पहले तो मैं अपना 4 ग्राम NaOH ले लूंगी, राइट, ये 4 ग्राम मैंने NaOH ले लिया, ये 4 ग्राम मैंने NaOH ले लिया। इसको मैंने थोड़े से वाटर में डिसॉल्व कर लिया अच्छे से,
ठीक है, इसको थोड़े से वाटर में अच्छे से डिजोल्व कर लिया। उसके बाद क्या किया, इसमें इसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया, यानी इसको 1000 ml तक बीकर में पूरा मेकअप कर दिया, यानी पॉइंट तक 1000 ml का बीकर है यदि, तो यहाँ पे 1000 ml तक मैंने भर दिया, तो मेरा 1000 ml सोल्यूशन बन गया। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 4 ग्राम सोल्यूशन इन 1000 ml, यदि मुझे 100 ml ही बनाना है तो मैं 0.4 ग्राम लूंगी। 4 ग्राम यदि 1000 के लिए ले रही हूं तो 100 के लिए कितने लूंगी, 0.4 ग्राम लूंगी। तो आपको समझ में आ गया ये चीज। अब देखिएगा, अब मुझे बताना है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के लिए फॉर्मूला तो सेम है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू VmL ऊपर 1000 से इनटू, है ना। तो इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब देखिएगा जरा, मॉलिक्यूलर वेट पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है, कितना होता है इसका, 204 ग्राम पर। इसका वैलेंसी फैक्टर, ये जितने H प्लस देगा, एसिड है तो H प्लस देगा, वहां मैंने वैलेंसी फैक्टर आपको क्या बोला था, NaOH का 1 है, क्योंकि वो OH दे सकता है, इसलिए OH जितने देगा 1, वो उसका वैलेंसी फैक्टर। यहाँ ये जितने H प्लस देगा वो इसका वैलेंसी फैक्टर। तो एक H प्लस देगा तो 1 आ गया। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट 204, वैलेंसी फैक्टर 1, तो यहाँ पे आ गया 204। अब देखिए नॉर्मेलिटी, मुझे कितना नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है इसका, 0.1 n, यहाँ पे 0.1 n लिख दिया। गिवन मास मुझे फाइंड आउट करना है, 1000 का 1000 लिख दिया। इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिया 204। कितना ml बनाना है भाई, मुझे 1000 ml बनाना है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को, ये KHP को, ये KHP को सॉल्वेंट में डालकर टोटल सॉल्यूशन जो मुझे बनाना है वो कितना बनाना है, 100 ml बनाना है। ठीक है, ये मैंने 100 ml बनाना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या लिख दिया, 100 लिख दिया है। तो यहाँ पे मास कितना आ गया, 2.04 ग्राम, यानी 2.04 ग्राम डिजोल्व इन 100 ml। कुल मिला के इसको भी वैसे ही बनाएंगे, थोड़े से वाटर में डिजोल्व करेंगे, फिर मेकअप कर देंगे 100 ml तक। तो टोटल सोल्यूशन मेरा कितना बन जाएगा, 100 ml, जिसके लिए मैं कितना लेना पड़ेगा मुझे, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट 2.04 ग्राम। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब अपन ने जो 0.1 n KHP बनाया है, यानी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट बनाया है, उसका 10 ml अपन ने भर दिया किसमें, इसमें फ्लास्क में। और NaOH जो अपन ने 0.1 n बनाया है उसको भर दिया ब्यूरेट में। राइट, अब जो KHP बनाया उसमें थोड़ा सा अपन ने क्या डाल दिया, इंडिकेटर। तो अब याद रखिएगा, फिनोफ्थलीन का फंडा मैंने अभी बताया था, एसिड में ये कलरलेस होता है, बेस में ये क्या देता है, पिंक कलर। तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट हमारा मैंने अभी बताया H प्लस दे सकता है, तो एसिड होगा। तो इसमें यदि इंडिकेटर पढ़ा रहेगा तो इसका कलर कैसे होगा, जरा देखते हैं, कलरलेस रहेगा। अब मैंने NaOH धीरे धीरे डालना स्टार्ट किया, डालती गई डालती गई डालती गई, रिएक्शन होती गई, जो अपन ने रिएक्शन पढ़ी है पहले, वो रिएक्शन होती गई, सॉल्ट प्लस वाटर बनता गया। एक टाइम ये आ गया, क्योंकि ये 10 ml ही है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इसका खत्म हो गया। अब एक ड्रॉप और भी डालूंगी तो इसमें NaOH ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट तो NaOH से रिएक्शन करता 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 खत्म हो गया। अब एक ड्रॉप और डाला, NaOH है, मतलब NaOH क्या है, बेस है। अब अपना फिनोफ्थलीन भी इसमें पड़ा हुआ है, अब वो फिनोफ्थलीन किस में आ गया, बेस में आ गया, तो बेस में पिंक कलर दे देगा। तो यहाँ पे अब एंड पॉइंट पे पिंक कलर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि पहले तो ये एसिड में पड़ा हुआ था, अब एसिड रिएक्शन करते 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 खत्म हो गया। अब एक ड्रॉप भी और NaOH डालूंगी तो इसमें NaOH रह जाएगा, और हमारा फिनोफ्थलीन बेस में देता है पिंक कलर, तो वो हमारा एंड पॉइंट होगा कि भाई अब KHP खत्म हो गया है, एंड पॉइंट आ गया है, रिएक्शन खत्म। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, इसका 1 मोल डालूंगी तो इसके एक, अब देखिएगा जरा, मैं आपको समझाती हूँ।
इसकी रिएक्शन, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है ना। इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है और इसका भी 1 मोल है। यहाँ कहीं 2 नहीं लिखा हुआ है या 3 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है। यदि 1 मोल NaOH के डालूंगी तो इसका 1 मोल से रिएक्ट कर जाएगा, 2 डालूंगी तो 2 से रिएक्ट कर जाएगा, 3 डालूंगी तो 3 मोल से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है ना। और यदि मान लो इसके 4 मोल होंगे बीकर में, तो इसके 4 मोल से रिएक्ट कर जाएगा। यानी ये बराबर यूज आएंगे, एकदम बराबर यूज आएंगे, इक्विवेलेंट पॉइंट पर ये दोनों बराबर यूटिलाइज हो जाएंगे या बराबर खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। कि बराबर काम में आएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 मोल इसके और 1 मोल इसके यूज में आएंगे। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन करते हैं, तो देखिए ये वाला जो प्रोसेस है, इसमें क्या करेंगे अपन। NaOH तो यहाँ देखिए मैंने जो आपको बताया, ब्यूरेट में फिल कर दिया, KHP अपन ने फ्लास्क में फिल कर दिया, इंडिकेटर डाल दिया, टाइट्रेशन शुरू कर दी और कैलकुलेशन की। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मैंने KHP कितना लिया, 3 बार अपने को टाइट्रेशन करनी होती है। ठीक है। तो KHP कितना लिया अपन ने फ्लास्क में, 10 ml 10 ml 10 ml, यानी 3 बार यदि टाइट्रेशन की तो फ्लास्क में 10 10 ml मैंने KHP लिया, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लिया। अब मैंने ब्यूरेट में क्या भरा, ब्यूरेट में मैंने भरा NaOH तक, 0 पॉइंट तक। ये 0 पॉइंट आप समझते हैं ना, आपने ब्यूरेट प्रैक्टिकल में देखी होगी, ऐसी होती है। 50 ml की यदि ब्यूरेट है तो नीचे तक भरी हुई होगी, नीचे से अपन सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये 50 ml तक भरी है, और ऊपर वाला पॉइंट 0 होगा, सबसे ऊपर तक जो भरा हुआ होगा है ना, वो 0 पॉइंट होगा अपना। ठीक है। फिर धीरे 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 खत्म होता जाएगा, यानी अपन काउंट कर, मान लीजिए 41 पे चल रहा है ना। अब मैंने धीरे 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 यहाँ से लिक्विड निकाला और 42 पे आ गई। ठीक है। तो ये क्या हो गया, कितने ml हो गया है ना। समझ में आ रहा है आपको, ये ml हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके 1 ml 2 ml 3 ml ऐसे 50 ml तक ऊपर होता है। 1 ml हो गया, फिर अपन ऐसे काउंट करेंगे, अगर मान लो 43 पे आ गया है यहाँ पे, तो ये 1 ml 1 ml 2 ml हो गया। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर तक भरना मतलब 0 पॉइंट तक भरना। तो हम 3 बार ब्यूरेट को ऊपर तक भरेंगे, फिर उसकी अपन उसको ब्यूरेट से अपन धीरे धीरे NaOH गिराएंगे, तो अपना NaOH खत्म होगा। तो रीडिंग नीचे ऊपर तक भरेंगे मतलब 0 तक भरेंगे। अब नीचे नीचे गिराते जाएंगे तो यहाँ पे मान लो नीचे नीचे गिराते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम कंज्यूम होता जाएगा, और वो वॉल्यूम अपन नोट कर लेंगे। वॉल्यूम कैसे नोट करेंगे, ये समझ में आया ना आपको। सपोज करो यहाँ पे 41 की जगह 0 पॉइंट है सपोज करो, और यहाँ पे 1 पॉइंट दे रखा है मुझे। ठीक है। 1 पॉइंट दे रखा है मान ली, तो 1 ml तक कंज्यूम हो गया, यहाँ पे 2 दे रखा है तो 1 और 1 2 ml तक कंज्यूम हो गया। ऐसे करके आप ब्यूरेट को देख लीजिएगा, तो आपको प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगा। राइट। तो 12 ml फर्स्ट बार में तो किस फाइनल रीडिंग कितनी आई, 12 ml। सेकेंड बार जब मैंने वापस प्रोसीजर फॉलो किया तो 11.5 ml। थर्ड बार किया तो 10 ml। तो आप देखो इनिशियल और फाइनल रीडिंग को माइनस किया तो यहाँ 12 ml, यहाँ फाइनल और इनिशियल को माइनस किया तो वो 11.5 ml, तो 10 ml। यानी कि अपन ने 3 बार रीडिंग, 3 बार अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, और इन तीनों का अपन, तीनों अलग अलग आ रहे हैं तो इन तीनों का एवरेज ले लेंगे। यानी ब्यूरेट रीडिंग अपनी एवरेज 12 प्लस 11.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, 11.16 लगभग 11.2 ml आ गई है अपनी, है ना। तो ये अपनी ब्यूरेट की रीडिंग आ गई। अब ब्यूरेट की रीडिंग में अब ये बताइए ब्यूरेट में क्या भरा हुआ है। ब्यूरेट में भरा हुआ है NaOH, तो ये NaOH की रीडिंग आ गई कि NaOH कितना यूज में आया जब मैंने इसकी टाइट्रेशन की पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट से। तो ये आपको समझ में आ गया। और पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट तो कांस्टेंट है, हर बार मैं कितना ले लूंगी, 10 ml फ्लास्क में ले लूंगी। तो अब देखिएगा जरा, वॉल्यूम ऑफ NaOH ब्यूरेट रीडिंग कितनी आ गई, 11.2। वॉल्यूम ऑफ KHP मैंने कितना लिया, मैंने आपको बताया, इसमें इसमें कितना भर रही हूँ मैं, 10 ml भर रही हूँ। ठीक है। तो ये 10 ml लिखा हुआ है, तो 10 ml। मोलरिटी, मोलरिटी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ KPH। इसको आप नॉर्मेलिटी कर लीजिएगा। ठीक है। और इसको भी कितना नॉर्मल सोल्यूशन बना रहे हैं अपन, 0.1 n, तो ये 0.1 n आ गया। राइट।
तो आप देखिएगा जरा, ब्यूरेट की रीडिंग 11.2 आ गई, KHP 10 आ गया। कितना नॉर्मल सोल्यूशन अपन ने KPH का भी बनाया था, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का, ये KPH नहीं है, KHP आएगा 0.1N। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी रिएक्शन में, इसके मोल और इसके मोल बराबर हो जाएंगे, है ना। जितने इसके मोल यूज आएंगे उतने ही इसके मोल यूज आएंगे। अगर मैं थोड़ा सा भी ये ज्यादा डालूंगी तो ये तो खत्म हो गया है, अब ये तो इंडिकेटर से रिएक्ट करने लग जाएगा, तो बता देगा भाई अब मत डालो, बराबर मोल हो गए। तो बराबर मोल है, मतलब कि नंबर ऑफ मोल देखो, तो ये N1V1 इक्वल्स टू, और नंबर ऑफ इक्वलिटी का फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो N1V1 जो है अपना पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के लिए है, N2V2 जो अपना है वो NH के लिए है। तो N1V1 जो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का है, तो इसके लिए N1 कितना बनाया जरा बताइए, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के लिए 0.1N, यहाँ 0.1 लिख दिया। KHP यानी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के ml में कितने लिए, 10 ml, तो यहाँ 10 लिख दिया। N2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि वो 0.1 बना है कि नहीं बना, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। V2 NaOH का कितना यूज आया, तो वो ब्यूरेट रीडिंग है, वो अपन ने यहाँ लिख दी। तो N2 मेरे पास क्या आया, 0.089, यानी मैंने बनाया तो NaOH कितना था, बनाया तो मैंने था 0.1 नॉर्मल, लेकिन बना मेरा कितना, 0.089 नॉर्मल। तो जो कैलकुलेशन है HCl और NaOH की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताई, सेम कैलकुलेशन होती है इसकी भी, बट आप देख लीजिएगा पुराने वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसकी जब कैलकुलेशन होगी तो मैं 0.08 लिखूंगी, 0.09 लिखूंगी, 0.1 नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, जो आया, क्या आया मेरा, ये देखिएगा जरा, 0.08 आया, 0.089 आया, मतलब 0.09 आया, तो यही मैं वैल्यू में लिखूंगी। तो आई होप आपको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH जो होता है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट से किया जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे के स्टैंडर्डाइजेशन अपन लाइन वाइज लाइन क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टार्टिंग से आप वीडियो देखिए, मेरे वीडियो 1 से, तो आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डेफिनेटली क्लियर होगी।